हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के साव सर मैथ क्लासेज में फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर हमने द्विआधारी संक्रिया के चारों प्रकार पढ़ लिए थे। क्रम विनिमयता, साचर्यता, तत्समक अवयव ज्ञात करना और प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना। आज के इस वीडियो में हम मॉड्यूलो पद्धति के अंदर योग व गुणन संक्रियाएं पढ़ेंगे। तो क्या होता है, तो देखो इसके अंदर देखें, इस पॉइंट के अंदर देखो, पहला पॉइंट देखते हैं। मान लो कोई धनात्मक दो कोई पूर्णांक है, माना ए व बी दो पूर्णांक है, ठीक है, तथा m कोई धनात्मक पूर्णांक है, तथा m ए व बी दो पूर्णांक मान लिया और m को क्या मान लिया, तथा m कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो ए बी दो पूर्णांक है और m कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो इसके अंदर यदि यहां पर a माइनस बी, ठीक है, m से विभाज्य है, मान लो a माइनस बी m से विभाज्य है, ठीक है, यदि a माइनस बी m से विभाज्य है, यदि a माइनस बी m से विभाज्य है, तो इसे कैसे दर्शाया जाता है, देखो, तो इसे इस प्रकार से दर्शाया जाता है, a सर्वांशम b मॉड्यूलो m, ध्यान रखना है। तो इसे a सर्वांशम b मॉड्यूलो m से दर्शाते हैं। कौन सी पद्धति के अंदर? मॉड्यूलो पद्धति के अंदर। यदि मॉड्यूलो पद्धति के अंदर देखा जाए, यदि दो संख्याएं ले रखी है, यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर m से विभाज्य है, तो इसको ये दर्शाया जाता है a सर्वांशम b मॉड्यूलो m। इसको बोला जाता है, देखो हिंदी के अंदर, a सर्वांग सम b मॉड्यूलो m, a सर्वांशम b मॉड्यूलो m। a is congruent b modulo m, a is congruent to b modulo m। इसका ये बोला जाता है a सर्वांशम a is congruent to b modulo m, ऐसे बोल दो, to b modulo m। ये इसको दर्शाने का तरीका है, ठीक है। वापिस समझते हैं, देखो कि माना a व b दो पूर्णांक है, m कोई धनात्मक पूर्णांक जो a माइनस बी को विभाजित करता है, यानी a माइनस बी m से विभाज्य है। तो इसको लिखने का तरीका, a माइनस बी m से विभाज्य, इसका लिखने का तरीका होता है a सर्वांशम b मॉड्यूलो m, यानी कि इसको ऐसे भी बता सकते हैं, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि a माइनस बी m से विभाज्य, a माइनस बी किससे विभाज्य? m से विभाज्य। इसका अर्थ ये हुआ है, ठीक है। मॉड्यूलो पद्धति के अंदर जब ऐसा लिखा हुआ आता है, ठीक है, आपको क्या समझना, यदि मॉड्यूलो पद्धति में ये शब्द लिख दिया तो इसका अर्थ ये हुआ कि a माइनस बी किससे विभाज्य? m से विभाज्य। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया इसके अंदर 12 सर्वांशम 2 मॉड्यूलो, इसके अंदर मोड, इसको मॉड्यूलो, जैसे m की जगह मैं ले लेता हूं 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 12 माइनस 2, जिसका उत्तर आया 10, और 10 किससे विभाज्य? 2 से विभाज्य है नहीं है, 10 जो है वो किससे विभाज्य? 2 से विभाज्य। किससे? 2 से विभाज्य। और देख लो, जैसे 15 सर्वांशम 3, मैंने लिख दिया मॉड्यूलो 3। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यदि शॉर्टकट में इतना सा आपको दे देते हैं और पूछ लें कि इसका अर्थ बताइए, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 15 माइनस 3 बराबर हुआ 12,
15 माइनस 3 यानी ए माइनस बी, यानी 15 माइनस 3। अब ये 12 और 12 किससे विभाज्य? 3 से, यानी 3 से विभाज्य। ये इसका अर्थ होता है, ये मॉड्यूलो पद्धति के अंतर्गत। देखो पहले क्या था कि 12 सर्वांग सम 2 मॉड्यूलो 2, इसका मतलब था 12 माइनस 2 जो 10 आया 2 से विभाज्य, यानी यही बात कि a माइनस बी, यानी इसमें से ये वाला b घटाया और m से देखा कि इसका भाग जा रहा है, इसका मतलब उससे विभाज्य है, यानी 12 माइनस 2 जो 10 है 2 से विभाज्य, 15 माइनस 3, ठीक है, यानी 3 से विभाज्य आ गया, मॉड्यूलो m की जगह 3। तो इसका अर्थ ये हुआ, कहने का मतलब है ये मॉड्यूलो पद्धति के अंदर हम किसी चीज को कैसे दर्शाएंगे, बस ये इसका होता है, ठीक है। तो ये इसका पहला पॉइंट था, जिसके अंदर आप इसको चाहो तो आप व्यकलन वाली संक्रिया कह के भी बता सकते हो, ये व्यकलन वाली संक्रिया है, ठीक है ना। अब उसके आगे योग वाली संक्रिया चेक करेंगे कि उसमें क्या होता है। क्लियर हुआ? एक बार इसको अच्छे से लिख लो। नंबर वाली इसमें योग संक्रिया, मॉड्यूलो पद्धति के अंतर्गत कौन सी संक्रिया पढ़ रहे हैं? योग संक्रिया। तो देखो, ठीक है, माना m कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना m है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, वे ए बी कोई दो पूर्णांक, ठीक है ना, ए बी कोई दो पूर्णांक है, ठीक है। तो ए बी कोई दो पूर्णांक है, एम धनात्मक पूर्णांक, ए बी क्या है? कोई दो पूर्णांक है। तो विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमने पढ़ा था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंतर्गत, ठीक है, यानी विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम का मतलब होता है विभाजन परिमेयिका, ठीक है ना। विभाजन एल्गोरिथम के अंतर्गत दो पूर्णांक आर व क्यू इस प्रकार विद्यमान है। अब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका होती क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होती है, लेकिन यहां पर क्या है? योग संक्रिया। तो यहां पर लिखूंगा मैं ए प्लस बी, क्योंकि संक्रिया कौन सी है? योग संक्रिया। देखो योग संक्रिया तो ए प्लस बी, और किससे? एम से भाग देंगे, धनात्मक पूर्णांक से। मान लो विभाजन, जो विभाजन परिमेयिका होती है या यूक्लिड विभाजन होता है, उसमें क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो ए प्लस बी बराबर मैं लिख देता हूं इसको एम क्यू प्लस आर। ये कहां से लिया हमने? यूक्लिड विभाजन से लिया। ये कहां से लिया? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के अनुसार ए प्लस बी बराबर एम क्यू प्लस आर, यानी कि यहां पर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस का शेषफल होता है। तो a प्लस बी, यहां पर भाज्य कौन है? a प्लस बी, भाजक कौन है? m, भागफल कौन है? q, शेषफल कौन है? r। जहां शेषफल का मान क्या होता है? जहां शेषफल का मान 0 से बड़ा या बराबर, यानी धनात्मक संख्या, 0 से, यहां तो 0 होगी या धनात्मक संख्या, लेकिन छोटा किससे होता है? m से, जिससे हम भाग दे रहे हैं। आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर r का मान 0 से लेकर के b तक होता है। तो यहां पर r का मान कहां से कहां तक होगा? 0 से लेकर के m तक होगा, 0 से लेकर के m तक होगा। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है आपको कि a प्लस बी बराबर एम क्यू प्लस आर, जहां r का मान कहां तक होगा? 0 से लेकर के m तक होगा। तो यहां पर r को बोला जाता है a व b के योग मॉड्यूलो m का समशेष। a व b के योग मॉड्यूलो m का समशेष बोला जाता है। किसको? r को, ठीक है। और इसको लिखने का संकेत, इसको लिखने का संकेत इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, देखो, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जाता है, इसको ऐसे a प्लस बी बराबर, ठीक है, a प्लस बी बराबर r मॉड्यूलो m, a प्लस बी बराबर r मॉड्यूलो m। इसको इस प्रकार शॉर्ट तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है। या फिर एक और तरीका, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर a प्लस
यहां पर m से भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, a प्लस एम बी आर, जहां r को बोला जाता है, जहां r ए व बी के योग मॉड्यूलो, ए व बी के योग मॉड्यूलो m का समशेष, m का समशेष कहा जाता है, m का समशेष कहा जाता है। ध्यान से देखना कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा हमने देखा यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी भाज्य को हमने a प्लस बी लिया क्योंकि कौन सी संक्रिया है, योग संक्रिया है, उसमें हमें m का भाग देना है, शेषफल कितना आएगा, r आएगा, तो r का मान 0 से लेके m तक आएगा क्योंकि भाजक से छोटा ही रहता है शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इस प्रकार से हमने जब इसको मॉड्यूलो पद्धति में चेंज किया, ये कौन सी पद्धति हो गई, मॉड्यूलो पद्धति, देखो तो a प्लस बी बराबर r मॉड्यूलो m, MOD m, तो इसको इस शॉर्टकट में, ये संक्षेप में, ये शॉर्टकट में लिखा जाता है, ये शॉर्टकट में ये भी होता है कि a प्लस एम बी बराबर r, तो r को बोला जाता है समशेष, क्या बोला जाता है, समशेष बोला जाता है, ध्यान रखना है, जो किसका समशेष, a व b के योग मॉड्यूलो m के अंतर्गत समशेष है, a व b के योग मॉड्यूलो m के अंतर्गत क्या कहलाता है, r, समशेष कहलाता है। अब बात आती है कि ये वाला, इसका जो ये वाला मान है, इसको डिफाइन किया जाता है, इसको देखो किस दो प्रकार के मानों में तोड़ा जाता है, कैसे, a प्लस एम बी, तो रिजल्ट क्या आया, r आता है। अब यहां पर यदि मैंने m का भाग दिया, a प्लस बी के अंदर m का भाग दिया, क्लियर है, और शेषफल मान लो a प्लस बी का मान m से छोटा है, a प्लस बी का मान क्या है, m से छोटा आया, m से क्या आया, छोटा आया, तो r क्या आएगा, देखो तो r वापिस a प्लस बी आएगा, ध्यान रखना, ये किसका मान आया, ये r की जगह, देखो a प्लस एम बी बराबर होता है r, ठीक है। यदि a प्लस बी के अंदर मैंने m से भाग दिया और रिजल्ट वापिस a प्लस बी, ये कब आया, जब a प्लस बी का मान m से छोटा था, यदि a प्लस बी का मान m से बड़ा है, यहाँ बराबर है, तो रिजल्ट आएगा r, ठीक है। जहां r कहलाता है, जहां r क्या है, ऋणोत्तर शेषफल कहलाता है, ठीक है ना, a प्लस बी को मैं m से भाग देने पर प्राप्त ऋणोत्तर शेषफल, जहां r a प्लस बी में, a प्लस बी को m से विभाजित करने पर ऋणोत्तर शेषफल, a प्लस बी को m से विभाजित करने पर प्राप्त ऋणोत्तर शेषफल, ठीक है। तो यहां पर वापस समझते हैं, देखो कि a प्लस बी में यदि m से छोटा रहा, जैसे मान लो मैं एक उदाहरण ले लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, समझो, देखो एग्जाम्पल कि मैंने यहां पर लिख दिया है आपके 5 प्लस 2, 5 प्लस 2, और यहां लिख दिया मैंने 3 लिख दिया है, ठीक है ना, 5 प्लस 2 यहाँ 3 लिख दिया है। अब आपको जब भी डिफाइन करना है, इसी प्रकार से डिफाइन करना है, दो प्रकार से डिफाइन होगा, कैसे कि या तो वापिस a प्लस बी आ जाएगा या फिर r आएगा, या तो a प्लस बी आ जाएगा, a प्लस बी कौन सी कंडीशन में आएगा, जब a प्लस बी का मान भाजक से पहले ही छोटा हो, तब तो m आ जाएगा, तब तो a प्लस बी आ जाएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पर ऐसे ही लिख दूं कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है, यहाँ पर 3 प्लस इसका भाग दे दिया मैंने 5, और यहाँ पर लिख दिया 3 प्लस 1, पहले ये वाला उदाहरण लेता हूं, तो 3 प्लस 1 में भाग जो है प्लस के 5 के द्वारा भाग जाएगा, तो यहाँ पर यदि मैं ये देखूं तो इसका अर्थ ये हुआ कि 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4, और क्या 4 का मान m से बड़ा है, क्या 4 का मान 5 से बड़ा है, नहीं है, यानी 4 क्या 5 से छोटा है, तो शेषफल वापस कितना रहेगा, 4 ही रहेगा, यानी कि a, तो इसका उत्तर कितना आएगा, इसका उत्तर आएगा, देखो उत्तर इसका आ जाएगा 4, क्लियर है, क्योंकि 5 से भाग दिया, 3 प्लस 1 यानी 4 जो m से छोटा होगा, देखो ध्यान से देखना कि 3 प्लस 1 जो है वो किससे 5 से छोटा, यानी a प्लस बी क्या हो रहा है, वो किससे छोटा आ रहा है, m से छोटा आ रहा है, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, तो रिजल्ट आना चाहिए यहाँ पर a प्लस एम बी, तो रिजल्ट वापस क्या आना चाहिए, a प्लस बी आना चाहिए इस कंडीशन के लिए, a प्लस बी का मान m से छोटा आ रहा है, तो
ए प्लस एम बी, इसका रिजल्ट वापस क्या आना चाहिए, ए प्लस बी आना चाहिए। यानी तो 3 प्लस 1 4 जो 5 से छोटा है, तो वापस आपको शेषफल वही लिखना है। यदि वापस देख लो, एक बार समझ लो कि दोनों को जोड़ा जाए, ए और बी को जोड़ा जाए, उसका मान एम से कम आ जाता है, ए और बी को जोड़ा जाए उसका मान एम से कम आ जाता है, तो वापस ए प्लस बी लिखना है। यदि ए और बी को जोड़ा जाए उसका मान एम से ज्यादा आ जाता है, तो आपको शेषफल लिखना है। क्या लिखना है, शेषफल लिखना है। देखो तो अभी 3 प्लस 1 जो 4 था वो 5 से छोटा था, तो हमने सीधा ए प्लस बी लिख दिया है। देखो वापस ए प्लस बी लिख दिया है। यदि मैं इसका एग्जाम्पल ऐसे ले लूं, जैसे 5 प्लस 3 और 2, ये अब यहां पर देखो कि 5 प्लस 2/3, 5 प्लस 2/3, तो आपके यहां पर उत्तर क्या आएगा, 3 का भाग किसमें जाएगा, 7 के अंदर। 3 का भाग किसमें देंगे, 7 के अंदर। 5 प्लस 2 7, जो बड़े हैं, ए प्लस बी का मान किससे बड़ा है, एम से बड़ा है। यानी यहाँ पर जो कंडीशन है कि ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, तो उस समय ए प्लस एम बी बराबर क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। ये रहा देखो, ए प्लस एम बी बराबर क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, इसका ग्रेटर देन है। तो अब 3 का भाग 7 में करके देखें, तो 3 दूना 6, तो शेषफल कितना आया, शेषफल आया हमारे पास 1, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी करके लिख दो कि 7 आया यहाँ पर, तो 3 जो हमने भाग दिया है 2 गुणा 3, ठीक है ना, या 3 गुणा 2 लिख दो तो भी चलेगा, 3 गुणा 2 प्लस 1। देखो अब इसकी तुलना करो, यहां से देखो ये रहा, इसके अंदर एम क्यू प्लस आर, देखो एम मतलब 3, क्यू मतलब 2, और आर मतलब कितना आया, 1 आया। देखो इसकी तुलना करके देख सकते हो आप कि ये जो मान आया है हमारे पास, यहाँ पर मान आया ये एम का मान, ये क्यू का मान, ये आर का मान, तो रिजल्ट कितना आया, रिजल्ट आया हमारे पास, इसका रिजल्ट आया कितना, इसका देखो 5 2 7, तो इसका रिजल्ट आया हमारे पास आर। यानी इसका अर्थ कितना हो गया, आर, क्योंकि इसको यही बोला जाता है, ए प्लस एम बी बराबर आर बोला जाता है। ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। और सीखते हैं, उदाहरण लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो कि ये चीजें क्यों या कैसे होती है। इन चीजों को सीखने से आपको परिमित संक्रिया सारणी समझ में आएगी, जो 1 नंबर का बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। देखो यदि मैंने ये लिख दिया, समझना आप, 7 भाजक 5, यहां लिख दिया मैंने 2, इसका उत्तर बताइए। आपको बस शेषफल लिखना और कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा आ जाता है प्लस के नीचे 5, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ना है और 5 का भाग देने से जो शेषफल आएगा वो लिखना है। यदि योग उससे कम रहता है तो वापस वही उत्तर आ जाएगा, यदि योग ज्यादा रहता है तो आपको शेषफल लिखना है। तो सीधी सी बात है, 5 का भाग किसमें दिया जाएगा, 5 का भाग दिया जाएगा 9 के अंदर, तो कितनी बार जाएगा, 5 से कम 5, तो कितना आ जाएगा शेषफल, 4 आ जाएगा। कितना शेषफल आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 9 को इस प्रकार से लिखेंगे 7 प्लस 2, तो 7 प्लस 2 को लिखने का तरीका क्या आ जाएगा, 7 प्लस 2 को लिखने का तरीका 5 गुणा 1 प्लस 4, इसलिए आर का मान कितना आया, आर बराबर आ गया 4, आर बराबर कितना आ गया, 4 प्राप्त हो गया। ये ध्यान रखना है। एक और देख लो एग्जाम्पल, जैसे 3 भाजक 2 और यहां पर 2, तो 3 और 2 5, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया यहाँ पर। अब 5 के अंदर 2 का भाग देंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, 5 के अंदर यदि मैंने 2 का भाग दिया तो 2 बार जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट कितना आया, 1 प्राप्त हो गया। यानी कि 5 को फिर मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 प्लस 2 कैसे लिख सकता हूँ, 3 प्लस 2 बराबर, ठीक है, 2 2, और यहाँ पर एम का मान 2, क्यू का मान 2, और शेषफल 1, ठीक है ना। तो आर बराबर कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हो गया। ये था योग संक्रिया के अंतर्गत किस प्रकार से निकाला जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ही है कि a प्लस बी में यदि m का भाग दिया जाए और a प्लस बी का मान m से छोटा आता है तो वापस a प्लस बी लिखना है, और a प्लस बी का मान m के बराबर या बड़ा आता है तो r लिखना है। तो एक बार इसको अच्छे से समझ के लिख लीजिए। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं योग संक्रिया के अंतर्गत, जैसे 7 प्लस के 3 और यहां पर लिख दिया मैंने 4, तो क्या आएगा, देखो तो 7 प्लस 4 ये तो हो जाएगा 11। अब 3 का भाग 11 में देंगे तो 3 बार जाएगा, ठीक है, 4 बार तो ज्यादा हो जाता है, तो शेषफल कितना बच जाएगा, 9, यानी 2 11, तो हो गया शेषफल बराबर 2। यानी कि ये हो गया ए प्लस बी बराबर
एम क्यू प्लस आर। तो आर बराबर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्लियर है? तो ये तो आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या करना है, उत्तर क्या लिखना है, उत्तर जो आर आएगा वो। यदि मैं मान लो इसको ये लिख देता हूं, 1 प्लस यहाँ पर 5, 5 से भाज्य और 3 लिख दिया, तो 1 प्लस 3 4, जो क्या हो रहा है 5 से छोटा आ रहा है, तो आर बराबर कितना रहेगा, 4 ही रहेगा, यानी कि 1 प्लस 3 ही रहेगा आर बराबर। ये मैंने पहले ही बताया उसके अंदर। तो इसका रिजल्ट कितना रहेगा, सीधी सी बात है 4 ही रहेगा। छोटी संख्या है, 4 का 4/5 लिखेंगे तो 5 का भाग 4 में जाएगा नहीं, मतलब तो शेषफल क्या होगा, पॉइंटों में जाएगा हालांकि, लेकिन यहाँ पर मॉड्यूलो पद्धति के अंदर आपको क्या लिखना है, वापिस वो a प्लस बी लिखना है। ठीक है, 4 आ गया। अब यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं, 10 भाजक 2 और यहां पर लिख दूं मैं 3। अब माइनस में कैसे करेंगे देखो, तो माइनस में करने के लिए देखो, माइनस के 10 प्लस के 3 बराबर माइनस के 7 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, माइनस के 7। और एक चीज ध्यान रखना है कि जो आर होता है वो आर हमेशा ऋणेतर शेषफल का मतलब होता है कि या तो आर मतलब या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। वहां पर लिखा था हमने 0 से बड़ा या m से छोटा होगा। आर का मान 0 से बड़ा या m से छोटा होगा, जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे हमेशा छोटा होना चाहिए आर का मान। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। क्लियर है? तो देखो कि -10 प्लस 3 यानी माइनस के 7। अब माइनस के 7 है तो इसको मैं क्या करूंगा, 2 से भाग दूंगा -4 तक, तब हो गए माइनस के 8 और ये प्लस का 1, यानी और प्लस का 1 क्या हो रहा है, 2 से छोटा हो रहा है यहाँ पर। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो गया, ये a प्लस बी बराबर एम क्यू प्लस आर, क्योंकि क्यू का मान m तो हमेशा धनात्मक रहता है, ये तो क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो q ही रहेगा नेगेटिव। तो 2 गुणा -4 प्लस के r, तो r बराबर कितना प्राप्त हुआ, r बराबर 1। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, इसका रिजल्ट आ गया 1 हो गया। ठीक है ना। और r हमेशा क्या रहता है, 0 से बड़ा और उससे छोटा। ठीक है ना, ये तो मैंने पहले ही बताया कि r बराबर 0 से बड़ा और m से छोटा ही रहना चाहिए, यानी कि r हमेशा ऋणोत्तर शेषफल होना चाहिए। क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे, कि मैंने यहाँ पर यदि 2 का भाग -7 में दिया तो आपको लगता है कि यहाँ पर क्या हुआ कि 3 बार भाग दे दिया हमने 6, कि यहाँ पर -7 को मैंने ऐसे लिख दिया कि 2 गुणा -3 लिख दिया और माइनस का 1 लिख दिया, जबकि माइनस यहाँ पर तो उत्तर तो -7 हो रहे हैं बराबर, लेकिन -1 क्या हो सकता है, आर इज नॉट इक्वल टू -1। आर का मान -1 हो ही नहीं सकता, क्योंकि आर कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। यही कंडीशन है कि आर का मान 0 या 0 से बड़ा एम से छोटा होना चाहिए, इसलिए -1 तो इंक्लूड नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, 2 का भाग थोड़ा सा आगे तक दिया, कहां तक दिया, हमने 4 तक दे दिया। तो 4 तक दे दिया तो यहाँ पर कितना हो गया, -8 हो गए, और -8 प्लस 1 करने से क्या हो जाता है, उत्तर आ जाता है -7 प्राप्त हो जाता है। क्लियर? तो देखो अब आगे और एग्जांपल देखें, जैसे मैंने लिख दिया -5, ठीक है, और मेरे को भाग देना 2 से, और यहाँ लिख दिया मैंने 2 लिख दिया जैसे मान लो, ठीक है। तो फिर से देखो यहाँ पर -5 प्लस के 2, रिजल्ट कितना आया, -3 आया। क्लियर है? कितना आया, -3। अब -3 के अंदर बात ये है कि 2 का भाग देना है। 2 का भाग यदि मैं एक बार दूंगा यानी तो -2 और माइनस, तो माइनस में आ जाए तो -2 बार तक दे देता हूं, तो -4 और -4 प्लस 1 करने से ही कितने, -3 आएंगे। तो यहां से रिजल्ट कितना आ गया, रिजल्ट आ गया 1, यानी थोड़ा सबसे आगे भाग देना जब माइनस वाली संख्या रहती है तो। ठीक है ना। तो r का मान कितना गया, 1 प्राप्त हो चुका है। एक और देख लो कैसे, कि -9 भाजक 3 और यहां पर लिख दिया 4, तो -9 भाजक 4 यानी -5। अब -5 के अंदर देखो 3 से डिवाइड करना है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आगे, 3 कम 3, 3 दूना 6, माइनस में थोड़ा सा आगे करना है, तो -6 और प्लस का 1, तो उत्तर कितना आया, प्लस का 1। ये था मॉड्यूलो पद्धति के अंदर, जहां पर r का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ये माइनस के अंदर इस प्रकार से आपको सरल करना है, यानी माइनस को आपको ऐसे करना है, a प्लस बी बराबर एम क्यू प्लस आर वाली विधि के हिसाब से, ताकि आपको कंफ्यूजन रहे ही नहीं, a प्लस बी बराबर एम क्यू प्लस आर वाली विधि के द्वारा। क्लियर है ना। तो एक बार इसको अच्छे से समझ के लिख लीजिए। अब आती है गुणन संक्रिया, तीसरा पॉइंट इसी का, गुणन संक्रिया। गुणन संक्रिया, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन कह सकते हो इसको, उसको एडिशन बोलेंगे योग और इसको मल्टीप्लीकेशन बोलेंगे। तो गुणन संक्रिया के अंदर
यहाँ पर जहां पर हमने a प्लस बी लिखा था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a गुणा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a गुणा बी। जहां पर हो जाएगा एम क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 से बड़ा और m से छोटा। वापिस वही बात है कि m धनात्मक है, ठीक है ना। m क्या है, धनात्मक पूर्णांक, और ए बी कोई पूर्णांक है, ए बी कोई पूर्णांक है, ठीक है ना। ए बी क्यू आर कोई पूर्णांक है, ठीक है। ए बी क्यू वे आर, आर को बजाय ऐसे लिख लो, ए बी कोई दो पूर्णांक, कोई पूर्णांक है। तो क्यू आर इस प्रकार विद्यमान होगा, इस प्रकार विद्यमान होगा। ये वाले लिख दिए इसके अंदर। एम धनात्मक पूर्णांक, ए बी कोई पूर्णांक है, तो क्यू आर भी कोई पूर्णांक, तो क्यू आर भी क्या है, ये भी कोई दो पूर्णांक, ध्यान रखना। ये भी क्या है, ये भी कोई पूर्णांक है, ठीक है ना। इस प्रकार से विद्यमान, यानी इस कंडीशन के अंदर विद्यमान होंगे, ठीक है। तो ए गुणा बी बराबर एम क्यू प्लस आर, जहां आर को क्या बोला जाता है, ए व बी के गुणन मॉड्यूलो एम का समशेष बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिखने का तरीका एक ये हो गया, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको गुणा लिख दो तो भी चलेगा, ए गुणा बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए गुणा बी बराबर, ठीक है, आर मॉड्यूलो एम। या फिर वही बात कि ए गुणा, वहां पर प्लस के नीचे एम लिखा था, यहां पर गुणा के नीचे एम लिखेंगे, तो ए गुणा एम बी बराबर हो जाएगा आर। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है जहां आर को ए व बी के गुणन मॉड्यूलो एम का समशेष कहा जाता है। आर को क्या कहा जाएगा, इस बार ए व बी के गुणन मॉड्यूलो, देखो ए व बी के गुणन मॉड्यूलो आर मॉड्यूलो एम, यानी आर क्या है, ए व बी के गुणन मॉड्यूलो एम का समशेष कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये होती है गुणन संक्रिया, ए गुणा बी बराबर एम क्यू प्लस आर। इस बार भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, भाज्य क्या गया, गुणन संक्रिया के अंतर्गत ए गुणा बी आ गया। क्लियर है। अब इसके लिए इसको भी हम दो प्रकार से करेंगे, डिफाइन करेंगे, इसको परिभाषित करेंगे, ठीक है। क्या कि यदि मैंने m से भाग दिया ए बी में, देखो बात यहां पर वही है कि m से भाग देना ए बी, जहां पर a प्लस बी में दिया तो इस बार a गुणा बी में भाग देंगे। यदि m का भाग a और b में देंगे और ए बी का गुणा m से छोटा आया, ए बी का गुणा किससे छोटा गया, m से, तो r का मान ए बी आएगा, और ए बी का गुणा m से बड़ा आया तो यहाँ पर रिजल्ट कितना आ जाएगा, r, जो भी शेषफल प्राप्त होगा। और r जहां r ए गुणा बी में m से भाग देने पर प्राप्त ऋणोत्तर क्या है, शेषफल है, ऋणोत्तर शेषफल, ध्यान रखना है, ऋणोत्तर शेषफल है, ठीक है। यानी कि r का मान 0 से बड़ा बराबर m से छोटा, यानी r का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर m से छोटा होना चाहिए। क्लियर है ना। तो r क्या हो गया, a गुणा b में m से भाग देने पर प्राप्त क्या है, प्राप्त ऋणोत्तर शेषफल है। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि और आपको क्लियर हो जाए कैसे क्या होगा। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 गुणा, ठीक है ना, 3, और यहाँ पर लिख दिया 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, दोनों का गुणा करके देखना है। यदि दोनों का गुणा m से छोटा आता है, यानी a और b का गुणा m से छोटा आता है, तो वापस a b लिखना है। तो यहाँ पर 2 गुणा 1 बराबर 2, जो 3 से छोटा है, अतः इसका रिजल्ट कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, ab आ गया, यानी ab का मान m से छोटा तो ab आ गया, यानी ab का मान m 3 से छोटा है तो 2 ही आ गया। देखो यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं, 2 गुणा 4 लिख दूं यहाँ पर, 2 गुणा 4 तो कितना रहा, 2 गुणा 4 तो 8 हो रहा है, 2 गुणा 4 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। अब 8 के अंदर 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 8 के अंदर 3 का भाग, ठीक है ना, 2 बार जाएगा, 3 दूआ 6, और 3 बार तो ज्यादा हो जाता है, फिर 3 दूआ 6, कितना 8 से कितना कम पड़ रहा है, 2 कम पड़ रहा है, तो शेषफल कितना आ गया, r बराबर आ गया हमारे पास 2, क्योंकि r का मान कितना है, r बराबर हमारे पास 2। इसको हमने ये लिख दिया, a गुणा बी बराबर एम क्यू प्लस
आर, आर का मान कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से समझ के लिख लीजिए। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, देखो 5 गुणा 4 और 3। तो देखो पहले 5 गुणा 3 15, यानी 4 से तो बड़ा ही है, तो 4 का भाग जरूर जाएगा इसके अंदर। तो 4 का भाग आप कुछ इस प्रकार से करके देख लो, 4 तिया 12, यानी शेषफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। क्लियर, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 3। इसको आप ऐसे समझ लो फिर 4 गुणा 3 और प्लस के 3, तो आर बराबर कितना आ रहा है, यानी a गुणा b बराबर एम क्यू प्लस आर, आर का मान आ रहा है 3, तो इसका रिजल्ट कितना आया, 3 आया। ठीक है, और देख लो आप 7 गुणा 5 और यहां पर मैं लिख दूं 5। ठीक है, तो 7 गुणा 5 35 और 5 का भाग 35 में 7 बार जा रहा है, तो शेषफल कितना आया, 0। तो शेषफल कितना गया, 0 आ गया। ये कुछ इस प्रकार से था। जैसे अब माइनस में लेके देख लेते हैं, जैसे माइनस का 3 और यहां पर 5 और यहां लिख दिया 2। ठीक है ना, तो माइनस का 3 गुणा 5 और 2, तो इसका क्या आएगा, माइनस का 3 गुणा 2 माइनस का 6, माइनस का क्या आ गया, माइनस का 6। अभी माइनस का 6 5 से तो वैसे बड़ा है, ये संख्या में तो बड़ा है, ऋणात्मक में है लेकिन संख्या में तो बड़ा है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे, लेकिन इस बार वही कंडीशन जो हमने पहले किया था कि 5 से कम 5 और 5 दूनी 10, माइनस के 2 तक। ठीक है, अब माइनस के 10 इसमें कितना जोड़ेंगे कि माइनस के 6 आ जाएंगे, यानी माइनस के 10 थे प्लस के 4 करेंगे तभी तो माइनस के 6 आएंगे। और 4 क्या आ जाएगा इसका, 4 इसका आ जाएगा शेषफल, क्योंकि शेषफल को क्या रहना, हमेशा आर का मान, शेषफल हमेशा रहेगा क्या, धनात्मक संख्या या 0। ठीक है, तो एम क्यू प्लस आर, आर का मान 4, एम हमेशा धनात्मक है, क्यू माइनस हो सकता है भागफल के अंदर, लेकिन आर हमेशा 0 से बड़ा है और एम से छोटा है, एम से छोटा ही है 4 का मान, तो उत्तर कितना आया, 4 आया। और ले लो, देखो माइनस के 8 भाजक 3 और यहाँ पर ले लेते हैं हम 7 ले लेते हैं, तो ये कितने हो गए, माइनस के 56, 8 7 56, माइनस के 8 गुणा 7 बराबर माइनस के 56। ठीक है, अब माइनस के 56 3 का भाग देखो, ठीक है कितनी बार जाएगा। अब 3 का भाग यदि मैं यहां पर करके देखूं, 56 के अंदर करके देख लेता हूं नॉर्मली, 3 एकम 3 और यहां पर 26। ठीक है, तो 9 तिया 27, ज्यादा हो जाता है, तो वही बात है यहां पर आपको 19 तक करके देखना, 19 × 57 और प्लस का 1, देखो माइनस के 57 प्लस का 1, माइनस के 56 हो रहा है, इसका मतलब शेषफल कितना है इसमें, प्लस का 1 शेषफल आ गया जो 3 से छोटा है। ये था आपके गुणन पद्धति के अंदर आपको आर कैसे निकाला जाता है। योग संक्रिया के अंदर भी हमने आर निकाला था, जहां पर भी आर कैसा था, 0 से बड़ा या एम से छोटा था, यानी धनात्मक या 0 से बड़ा था। ठीक है, और एम से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा है। तो ये था गुणन पद्धति के अंदर मॉड्यूलो पद्धति, किस प्रकार से गुणन संक्रिया में मॉड्यूलो पद्धति कैसे यूज करते हैं, ये था। अब इन्हीं का यूज करके हम परिमित संक्रिया सारणी प्राप्त करेंगे, तो एक बार इसको लिख लो, फिर परिमित संक्रिया सारणी पढ़ते हैं। हमने मॉड्यूलो पद्धति के सारे पॉइंट पढ़ लिए थे, योग संक्रिया, गुणन संक्रिया, व्यकलन वाला भी a-b m से विभाज्य। अब आता है परिमित समूह के लिए संक्रिया सारणी, जो बोर्ड एग्जाम के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से समझना, ध्यान से देखना, और ये जो निकालने का तरीका है, ये अभी हमने जो मॉड्यूलो पद्धति पढ़ा था उसी हिसाब से हमें ये निकालनी होती है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ रहता है, आपको समुच्चय इस प्रकार से दे देंगे कि 0 1 2 3 कॉमा करके +3 या गुणा 3, इनके लिए संक्रिया सारणी बनाइए। क्या बनाइए, संक्रिया सारणी बनाइए। ठीक है, तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो आपको ऐसे देखना है, आपको क्या करना है, जितने अवयव दे रखे हैं वो अवयव इस प्रकार से लिख देने। ठीक है, और यहां पर कौन सी संक्रिया लगानी है, +3 वाली, और ये इन अवयवों को वापस लिख देना यहां पर। देखो ये होती है संक्रिया सारणी। अब इसमें केवल आपको डाटा इंक्लूड करना है, डाटा पुटअप करना है, किस प्रकार से बना जाएगा। ये तो बना ली संक्रिया सारणी, आपको जो भी अवयव देंगे
आपको क्या करना है, पंक्ति में भी लिखना है और स्तंभ में भी लिखना है, और यहाँ पर जो संक्रिया का प्रकार रहेगा वो यहाँ लिखना है इसके अंदर, इस वाले बॉक्स में, ठीक है ना। तो इस बॉक्स के यहाँ पे इधर वाले इधर भी अवयव लिख देंगे, नीचे भी अवयव लिख देंगे। अब हमारा जो तरीका क्या है, आपको करना क्या, +3, देखो +3 वापस समझो कि ये वाली संक्रिया है योग संक्रिया, मॉड्यूलो पद्धति में क्या पढ़ी थी, योग संक्रिया, जहां पर ए और बी को जोड़ना है और 3 का भाग देना, वहां पर m का भाग देंगे, यहाँ पर 3 है तो 3 का भाग देंगे। और आपको पता है मॉड्यूलो पद्धति में भाग देने से हमें सिर्फ उत्तर क्या लिखना है, केवल और केवल शेषफल लिखना होता है, केवल शेषफल। तो देखो कि 0 और 0 को जोड़ेंगे, 0 + 0 तो उत्तर कितना आया, 0, जो कितना है 3 से छोटा है, और 3 से छोटा यानी m से छोटा है, तो उत्तर क्या लिखना है, वापिस 0 ही लिखना है। क्लियर। वापिस देखो 0 और 1 को जोड़ो, 0 और 1 को जोड़ा 1, जो किससे छोटा है, 3 से छोटा है, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। 0 और 2 को जोड़ो तो उत्तर कितना आया, 2, ये भी अभी 3 से छोटा है, तो फिर से इसको 2 ही लिखेंगे, ठीक है। अब 0 और 3 को जोड़ो, तो 0 और 3 को जोड़ा तो ये बराबर हो गया 3 के, इसका मतलब इसका भाग जाएगा, और 3 का भाग जब 3 में देंगे, जब 3 का भाग 3 में देंगे, ठीक है, तो भाग एक बार जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा, 0, बस इसमें शेषफल लिखेंगे। ये किसका मान है, देखो ये r का मान लिख रहा है, जो भी मान लिख रहे हैं वो सारे r के लिख रहे हैं। क्लियर है। इसी प्रकार से अब नीचे वाले में लाइन में करो, देखो a को 0 के साथ, 1 जो छोटा है 3 से, तो इसका मतलब वापस 1 भरेंगे। a को 1 के साथ जोड़ो, जो कितना आया, 2, जो 3 से छोटा है, अब इसमें 2 भरेंगे। a को 2 के साथ जोड़ेंगे तो 1 + 2 3, और 3 में 3 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 0। तो यहाँ पर शेषफल कितना गया, 0। ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि 3 लिख दो, यहाँ पर केवल और केवल शेषफल ही लिखना है, ये ध्यान रखने वाली बात है। 1 और 3 को जोड़ो, 4, जो 3 से तो बड़ा है, इसका मतलब 4 के अंदर जब मैं 3 का भाग दूंगा तो r क्या प्राप्त होगा, 3 एकम 3, यानी शेषफल कितना आएगा, 1 ही आएगा। आप भाग दे के देख लो, ठीक है ना, एक बार जाएगा तो शेषफल आ गया 1। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, r बराबर 1 लिखा। यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि मैं केवल और केवल यहाँ पर शेषफल लिख रहा हूं, ठीक है ना। जब संख्या बड़ी आ रही है भाजक से तब तो शेषफल लिख रहा हूं, जब संख्या भाजक से छोटी आ रही है तो मैं क्या लिख पा रहा हूं, यहाँ पर वही संख्या लिख रहा हूं जिनका योग जो बन रहा है, ठीक है। समझ लो वापिस, जब संख्याओं का यहाँ पर योग छोटा आ रहा है भाजक से, तो वापिस वही संख्याओं का योग लिख रहा हूं। जब संख्याओं का योग बराबर आ रहा है या बड़ा आ रहा है तो उस समय शेषफल लिख रहा हूं यहाँ पर, तो ये संक्रिया सारणी बन पाएगी। अब यहाँ पर देखिए 2 + 0, 2 + 0, 2 + 0 करके देखेंगे तो 2 + 0 का मान क्या हुआ, यानी 2, जो 3 से छोटा है, तो आपको वापस 2 ही लिखना है, ठीक है। 2 + 1, 2 + 1, जो 3 के बराबर है, इसका मतलब 3 का भाग इसमें जाएगा, और r बराबर कितना आ जाएगा, शेषफल पूरा भाग जाएगा, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। अब देखो 2 + 2, 2 + 2 करके देखो, 2 + 2 4, जो 3 से बड़ा है, जब भाग देंगे तो r बराबर कितना आएगा, r बराबर 1 आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा 1। अब देखो 2 + 3 5, और 5 में 3 का भाग देंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा, 2, यानी कि 3 एकम 3, तो 5 में से 3 जाएगा तो शेषफल कितना आ जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल कितना आ जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। अब 3 से स्टार्ट करेंगे, देखो 3 वाले, 3 + 0 3, और 3 में 3 का भाग जा रहा है तो r बराबर 0, r बराबर 0, ठीक है। 3 + 1, 3 + 1 का मान 4, यानी 4 में 3 का मान जाएगा, भाग जाएगा, तो r बराबर कितना आ रहा है, r बराबर 1 आ रहा है। अब देखो 3 + 2, 3 + 2 5, 5 में 3 का भाग जाएगा, तो r बराबर कितना आ रहा है, r बराबर 2 प्राप्त हो रहा है, यानी शेषफल 2 प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। अब 3 + 3, 3 + 3, 3 + 3 6, और 6 में 3 का भाग पूरा जाएगा। देखो ऐसा नहीं है कि 3 एक बार दे दो और शेषफल 3 लिख दो, तो वो गलत हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है कि 3 का भाग तो 6 में पूरा जाएगा ही, तो यहाँ पर कितना उत्तर आ जाएगा, 0 प्राप्त आ जाएगा। तो ये इस प्रकार को बोलते हैं संक्रिया सारणी बनाना, और ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। बस कुछ करना ही नहीं होता आपको, यदि प्लस दे रखा तो जोड़ के भाग दे देना है और शेषफल लिखना है, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से समझ करके लिख लो, फिर आगे और करते हैं।
चलो इस वाले एग्जाम्पल में देख लेते हैं। इस बार +3 की जगह +4 लिख दूं, मैं कितना लिख दूं, प्लस के 4 लिख दूं, तो उत्तर क्या आएगा। ध्यान रखना ये +4 वाली, पहले हमने +3 वाली की है, इस बार +4 वाली करके देख लेते हैं। तो देखो वापिस 0 + 0, जो जिनका योग 4 से छोटा आएगा तो शेषफल 0 ही रहेगा। 0 + 1 अभी भी 4 से छोटा है तो 1 आएगा। 0 + 2 अभी 4 से छोटा है तो 2 आएगा। 0 + 3 ये भी अभी 4 से छोटा है तो 3 आएगा। क्लियर है। छोटा होने पर वापस वही लिखना है। 1 + 0 जिसका योग 4 से छोटा है तो 1 आ रहा है। 1 + 2 1 + 1 2 अभी 4 से छोटा है तो ये 2 आएगा। 1 + 2 3 3 भी अभी 4 से छोटा है तो 3 आएगा। अब देखो 1 + 3 1 + 3 4 के बराबर आ गया ना, तो 4 के बराबर 4 का भाग जाएगा तो शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 0। क्लियर हुआ होगा। देखो यहाँ पर ध्यान रखो, वापस देख लो एक बार कि 1 और 3 को जोड़ा तो 4 4 4 के इक्वल है। इक्वल यहाँ बड़ा होने पर शेषफल लिखना है, तो इक्वल बड़ा होने पर 4 का 4 में भाग देने पर शेषफल 0 आ गया। वापिस देखो अब अगली वाले में 2 + 0 2, क्योंकि 2 4 से छोटा है। 2 + 1 3 जो 4 से छोटा है तो उत्तर रहेगा 3। अब देखो 2 + 2 4, 2 + 2 4, 4 का 4 में भाग तो शेषफल कितना आया 0, तो उत्तर कितना गया यहाँ पर 0। अब देखो 2 + 3 5 और 5 में 4 का भाग देने से शेषफल 1 आएगा। ध्यान रखना शेषफल लिखना है, न कि भागफल लिखना है। एक चीज ध्यान रखना यहाँ पर शेषफल ही लिखना है, भागफल लिख दोगे तो गलत हो जाएगा ये। ठीक है, तो उत्तर कितना गया 1 आ गया। अब देखो फिर से 3 + 0 जो 4 से छोटा है तो 3 आ जाएगा। 3 + 1 ये 4 के बराबर है, 4 से 4 का भाग दिया तो शेषफल कितना आया, शेषफल 0 आ गया, सीधी बात। 3 + 2 5, 5 में 4 का भाग दिया तो शेषफल आ गया 1, तो शेषफल आ गया 1। 3 + 3 3 + 3 आ गया 6, 4 का भाग दो, तो 4 का भाग देने से एक बार जाएगा तो शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल 2 आ जाएगा। तो शेषफल आ गया हमारे पास 2 आ गया। क्लियर हुआ होगा ये कैसे हुआ। अब एक और बना लेते हैं, ठीक है, संक्रिय सारणी गुणा के अंदर, ताकि क्लियर हो जाए। और हमें ऐसा दे दें क्वेश्चन में 0 1 2 और यहां पर हमें 3 भी दे दें और पूछ ले इस बार गुणा वाली, कौन सी वाली, गुणा वाली संक्रिय सारणी बनानी है कि गुणा करके फिर 3 का भाग देना है। तो कैसे देखें। ठीक है, अब इसमें देखिए संक्रिय सारणी बनाने के लिए ये वाला जो है, जो भी संक्रिया दे रखी है वो इसमें लिखना है, और इसके लेफ्ट साइड के इसके अंदर देखा जाए तो इसके राइट साइड के अंदर आपको आंकड़े लिखने हैं 0 1 2 3, और इसके जो बॉटम है नीचे की तरफ वहां पर भी आपको आंकड़े लिखने हैं। इस बार क्या करना, गुणा करना है, 3 का भाग देना है। इस बार कौन सी है, मॉड्यूलो पद्धति के अंदर गुणन संक्रिया है। देखो कि 0 × 0 0 जो 3 से छोटा है तो 0 ही लिखेंगे। 0 × 1 0 वापिस 0 ही आएगा। 0 × 2 0 जो 3 से छोटा है। 0 × 3 फिर से 0 जो 3 से छोटा है, कर दिया इसमें। अब वापिस देखो इससे 1 × 0 0 जो 3 से छोटा है तो शेषफल 0 ही रहेगा, सीधी सी बात है। अब यहां से देखो 1 × 2 1 × 2 क्या हो गया, देखो 1 × 1 पहले, सॉरी 1 × 1 1 × 1 का मान 1 जो 3 से छोटा है तो 1 ही आएगा। 1 × 2 1 × 2 यानी 2 जो है 3 से छोटा है, इसका मतलब यहां पर 2 लिखना है। अब 1 × 3 1 × 3 तो 3 में 3 का भाग जाएगा तो r बराबर कितना आ गया, r बराबर आ गया 0। क्लियर है ना। ये सेकंड लाइन के अंदर जो बना रहे हैं ना, ये सेकंड पंक्ति में है, ये सेकंड पंक्ति के अंदर है, ठीक है ना, सेकंड पंक्ति के अंदर आ गया। इसमें थर्ड पंक्ति के अंदर यदि देखेंगे, देखो 2 × 0 0 जो 3 से छोटा है ये, 2 × 1 जो 3 से छोटा है तो 2 ही आएगा। 2 × 2 थर्ड वाले पंक्ति के अंदर 2 × 2 4 4/3 तो r का मान कितना आ रहा है 1, यानी 4 में यदि 3 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये शेषफल आ गया 1। क्लियर।
अब यहाँ पर जो 2 का भाग, यहाँ से 2 गुना 2 किया 4 आया, 4 में 3 का भाग दिया तो शेषफल 1 आया। अब देखो 2 गुना 3 कर लेते हैं, ठीक है ना, 2 गुना 3 6। अब 6 में 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि 3 लिख दो, 6 में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 0 प्राप्त हो जाएगा। तो ये सेकंड पंक्ति के लिए था, मतलब थर्ड पंक्ति के लिए था। अब फोर्थ के अंदर देख लेते हैं, फोर्थ के अंदर क्या क्या है। यदि मैं 3 गुना 0 करूंगा तो 0, 3 गुना 1 करूंगा तो 3, और 3 में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो शेषफल फिर से 0। कारण देख लो, 3 गुना 1 बराबर 3, 3 में 3 का भाग जाएगा तो शेषफल बराबर 0। यानी यदि आप 3 को देखो किसी से भी गुणा करोगे तो 3 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। 3 गुना 2 6, 6 में 3 का पूरा भाग जाएगा तो शेषफल 0। 3 गुना 3 9, 9 में 3 का पूरा भाग जाएगा तो शेषफल बराबर 0। यानी 3 गुना 3 करते 9, तो 9 में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा तो शेषफल कितना आ रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। तो ये थी इसकी संक्रिया सारणी। तो एक बार इसको अच्छे से लिख लीजिए। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। देखो, यदि s लिखा है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और गुणा क्या है इसकी संक्रिया है, और ओमेगा क्या है, इकाई का घनमूल, तो संक्रिया सारणी बनाइए। तो कैसे बनाएंगे, अब एक चीज ध्यान रखना ओमेगा के बारे में कि ओमेगा क्यूब का मान होता है 1, ध्यान रखना ओमेगा क्यूब का मान हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। यदि मान लो ओमेगा का 4 आ गई तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब गुणा ओमेगा, यानी उत्तर कितना गए, ओमेगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। देखो आपको गुणा करना है, गुणे वाली संक्रिया 1 गुणा 1, इस बार कोई ऐसा कुछ नहीं, सीधे सीधे गुणा करके देख लेना, 1 गुणा 1 1 ही है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है कि कहां से किससे भाग देना, आपको केवल गुणा ही संक्रिया दे रखी है, ठीक है, कोई भाग वगैरह देने के बारे में नहीं बता रखा है इसके अंदर, ठीक है। अब 1 गुणा ओमेगा, 1 गुणा 1 1, 1 गुणा ओमेगा ओमेगा, 1 गुणा ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। ये फर्स्ट पंक्ति हो गई। सेकंड में ओमेगा गुणा 1 तो ओमेगा, ओमेगा गुणा ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ ओमेगा गुणा ओमेगा की घात 2 तो ओमेगा की घात कितनी हो जाएगी, 3 होगी ना। देखो ओमेगा गुणा ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा की घात 3, जिसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, जिसका रिजल्ट देखो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका रीजन समझ में आ गया होगा, ये रहा इसका रीजन, इसका रीजन इस वजह से है, ठीक है। अब ओमेगा स्क्वायर गुणा 1 तो हो गया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर गुणा, यहां पर लिख देता हूं कि ओमेगा स्क्वायर गुणा ओमेगा तो ओमेगा की घात 3, जिसका मान कितना हो जाएगा, ओमेगा की घात 3 का मान 1 हो जाएगा, यानी इसका रिजल्ट इस वजह से आ गया 1 आ गया, क्लियर। अब ओमेगा स्क्वायर गुणा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर गुणा ओमेगा स्क्वायर इन ओमेगा की घात 4, जिसको आप लिख सकते हो ओमेगा की घात 3 गुणा ओमेगा की घात 1, तो ओमेगा की घात 3 को 1 गुणा ओमेगा की घात 1, तो उत्तर कितना आया, ओमेगा। देखो एक बार समझ लो, ओमेगा स्क्वायर गुणा ओमेगा स्क्वायर, गुणे में घातें जुड़ जाती है, समान आधार है तो 4 को लिखेंगे 3 और 1 घात में, 3 घात का उत्तर कितना गया 1, और ये हो गया ओमेगा। तो इसका रिजल्ट कितना गया, ओमेगा, और इसका रीजन ये रहा, इसका कारण, ठीक है ना। तो ये इसके लिए बन गई संक्रिया सारणी। तो ये भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है, ठीक है, ये आपके जो नए वाले बोर्ड में या इस साल जो बोर्ड के पेपर है इसके अंदर, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से समझ के लिख लीजिए। आज के इस वीडियो हमने मॉड्यूलो पद्धति की सारी संक्रिया सोल्व कर ली है, और इसी के साथ साथ हमने परिमित समूह की संक्रिया सारणी कैसे बनाई जाती है वो भी हमने उसके बारे में भी देखा है। अगली वीडियो के अंदर हम एग्जाम बुक के एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे यदि आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।